फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत हम कल पिछले वीडियो में हमने बात की लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में योगदान। लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में योगदान पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अध्ययन किया। उन्हीं के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया लॉर्ड कर्जन ने। और जो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 था, उसके अनुसार अपनी शिक्षा नीति 11 मार्च 1904 में ही प्रकाशित किया। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 जो था वो 27 जनवरी 1902 को बना था और लगभग 6 महीने बाद मतलब अगस्त 1904 में उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवेदन को देखने तथा विचार करने के पश्चात लॉर्ड कर्जन ने लगभग सभी प्रस्तावों को, मतलब लगभग सभी आप कह सकते हैं अधिकतर सभी प्रस्तावों को मानते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का मसौदा 1903 में केंद्रीय धारा सभा के सामने पेश किया। कब? केंद्रीय विश्वविद्यालय किसका? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का जो मसौदा था 1903 में केंद्रीय धारा सभा में पेश किया। लेकिन वहां पर चूंकि भारतीय इनसे बड़े आशंकित तथा डरे हुए थे, क्योंकि ना इन्हें शिमला समझौते के बारे में कुछ भी बताया और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भी मात्र 2 ही सदस्य में रखे थे। अतः गोपाल कृष्ण गोखले ने इस भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की तो बखिया उखेड़ कर रखा तथा अन्य भारतीयों ने भी इसका विरोध किया, परंतु केंद्रीय धारा सभा में अंग्रेजों का बहुमत था। अतः लॉर्ड कर्जन ने इस विधेयक को पास करा लिया और इस विधेयक को पास कराने के उपरांत 21 मार्च 1904 में इसको कानूनी जमा पहना दिया, कानून के रूप में प्रकाशित कर दिया, अर्थात भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 प्रकाशित कर दिया। कितने तारीख को? 21 मार्च 1904। इसकी प्रमुख धाराएं अगर बात करते हैं तो ये निम्नलिखित धाराएं हैं। देखिए, अधिकतर सुझाव मान लिए थे हमने कहा जो भारतीय विश्वविद्यालय 1902 ने दिया था। तो उसमें पहले ही देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय के सीनेट में कम से कम 50 सदस्य, मैक्सिमम 100 सदस्य होंगे तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कहा गया। इसी पर सुझाव दिया था भारतीय विश्वविद्यालय 1902 ने कि सीनेट के सदस्यों की संख्या कम की जाए तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष किया जाए। तो उसी को मानते हुए सीनेट के सदस्य को मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100, किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 50 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा है। दूसरा, विश्वविद्यालय में सिंडिकेट को कानूनी मान्यता दी गई और इसमें प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व भी निर्धारित किया गया। कहा गया कि इसमें इस सिंडिकेट सदस्यों में प्राध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व भी होगा। हमने बताया था भारतीय विश्वविद्यालय 1902 में भी सुझाव दिया था कि सिंडिकेट के जो सदस्य हैं उनको 9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए तथा 20% सदस्यों का प्रतिवर्ष चुनाव द्वारा चुना जाए। जो सीनेट के सदस्य उनको चुनेंगे और इसमें शिक्षाविद हो, प्राध्यापक हो और प्रशासनिक अधिकारी हो, तो वही चीज इसको उसी बात को मानते हुए होगा, इसमें प्राध्यापकों की उचित प्रतिनिधित्व होगा। ये कहा। अब साथ साथ ये और धारा आई कि सरकार को सीनेट द्वारा पारित नियमों में परिवर्तन का अधिकार होगा। जो सीनेट विश्वविद्यालय में है उसके द्वारा जो पारित नियम है उसको बदलने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। साथ साथ कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय में 20-20 फेलो और इलाहाबाद तथा पंजाब विश्वविद्यालय में 15-15 फेलो होंगे, ये निर्धारित किया।
रिसर्च फेलो जिसको कहा जाता है, उनकी संख्या भी निर्धारित की कि इसमें 20-20, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में और पंजाब, इलाहाबाद में 15-15 फेलो की बात इसने की। हमने कल भी ये भी बताया था कि भारतीय विश्वविद्यालय अनुबंध 2 में विश्वविद्यालय की सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया था। तो उसी के अंतर्गत कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय की सीमा निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही होगा। अर्थात किसी भी विश्वविद्यालय की कौन सी सीमा होगी उसका निर्धारण या कितनी सीमा होगी उसका निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल को होगा। कल इन्होंने सीमा निर्धारण का सुझाव दिया। साथ साथ विश्वविद्यालय अपने परिसर में 1902 में यह भी सुझाव दिया था कि जो विश्वविद्यालय है वो सिर्फ और सिर्फ संबद्धता देने का और परीक्षा करने और प्रमाण पत्र देने का कार्य कर रहे हैं। इनको पढ़ाई का भी काम करवाना चाहिए, शोध का काम करवाना चाहिए विश्वविद्यालय। तो उसी पर आधारित अपनी नीति निर्धारित की कि विश्वविद्यालय अपने परिसर में शोध कार्य और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। विश्वविद्यालय अपने परिसर में किसी का शोध कार्य और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, इन सब का निर्माण किया जाएगा तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय में जो अध्यापक होंगे उनकी नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय को ही होगा। अर्थात उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्वयं कर सकती है। साथ साथ कल बताया था कि महाविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, वहां के संबद्धता नियम कठोर किया जाए, पढ़ाई का स्तर सही नहीं है। तो उसी पर यह भी कहा गया कि महाविद्यालय के संबद्धता के नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। जो संबद्धता के नियम है उसमें लचीलापन न छोड़ा जाए, कठोरता से पालन किया जाए। और साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी महाविद्यालय को संबद्धता देने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। तो हमने देखा कि जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ने जो सुझाव दिया था, लगभग उसी सुझावों को कानूनी जामा पहनाया लॉर्ड कर्जन ने अपने अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसके बाद अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। ये तो पारित हुआ था 21 मार्च 1904 और वो जो पारित हुआ है 11 मार्च 1904 को पारित हुआ है। वो पारित हुआ है शिमला शिक्षा सम्मेलन के आधार और ये पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय 1902 के। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904। हमने जैसा भी पीछे बताया कि लॉर्ड कर्जन ने शिमला सम्मेलन 1901, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 किया था शिमला में, और उसमें भारतीय शिक्षा पर विचार विमर्श करने के बाद भारतीय शिक्षा से संबंधित 150 से अधिक प्रस्तावों को पास करा और उन्हीं के आधार पर, इसलिए कहा कि लॉर्ड कर्जन शिमला सम्मेलन 1904 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा नीति तैयार की और उसे 11 मार्च 1904 को सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। तो शिक्षा नीति कब लागू की? 11 मार्च 1904। इसमें सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के 200 का उल्लेख है। इस शिक्षा नीति में सर्वप्रथम क्या किया है? भारतीय शिक्षा के 200 या इस प्रस्ताव में भारतीय शिक्षा के 200 का उल्लेख किया गया है। उसके बाद उसके सुधार की नीति प्रस्तुत की गई। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें जो 200 का उल्लेख किया गया वो क्या है। तो तात्कालिक भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक 2 भागों में बांटा, संख्यात्मक दोष और गुणात्मक। संख्यात्मक दोष के बारे में इस प्रस्ताव में शुरुआत में कहा गया है, इस प्रस्ताव के प्रारंभ में कहा गया है कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष सर्वविदित है। कहा गया है कि संख्यात्मक दृष्टि से वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष सर्वविदित है, क्योंकि 5 में से 4 गांवों में विद्यालय नहीं है तथा 4 में से सिर्फ 1 अर्थात 25%, मतलब 20% गांव में विद्यालय है और 25% बालक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात 5 में से सिर्फ
4 में से सिर्फ 1 बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और बालिकाओं की शिक्षा तो और बदतर है कि 40 में से 1 बालिका किसी भी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कर रही है। बालक तो 4 में से 1 कर रहा है, बालिका 40 में से, मतलब मात्र 2.5% बालिका ही किसी भी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर रही है। ये तो संख्यात्मक दोष, वही कहा ये सब विधि से दिख रहा है। गुणात्मक दोष के बारे में भी बात करें कि उच्च शिक्षा केवल सरकारी नौकरी पाने के लिए किया जा रहा है। उच्च शिक्षा ग्रहण केवल सरकारी नौकरी पाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ये इन्होंने दोष बताया। साथ साथ कहा कि पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से साहित्यिक है, साहित्यिक भाषाओं का ही इसमें समावेश है पाठ्यक्रम में। इसमें व्यवसायिक और औद्योगिक विषयों का अभाव है, ये दोष है। नेक्स्ट दोष बताया कि अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया गया और भारतीय भाषाओं की इसमें उपेक्षा की गई। ये हमने पीछे के आयोग जितने पढ़े वो सब में हम ये तीनों बातें देख रहे हैं। परीक्षा प्रदान प्रणाली उच्च शिक्षा हो गई थी, साहित्यिक विषय की बात कहा गया था, साहित्यिक विषयों पर जोर दिया जाए। और ये भी था भारतीय भाषाओं की अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा थी, भारतीय भाषाओं को कोई महत्व नहीं था। तो और प्राइमरी में भी, जो माध्यमिक और उच्च में तो अंग्रेजी थी, प्राइमरी में भी क्षेत्रीय भाषा साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी बात कही। तो वही कहा कि अंग्रेजी को अधिक महत्व, तो भारतीय भाषाओं की अपेक्षा थी। साथ साथ परीक्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। हमने उच्च शिक्षा के बारे में भी कहा कि परीक्षा प्रदान शिक्षा हो गई, इसे हमने बात की। तो वही चीज का है कि परीक्षा को भी आवश्यकता से अधिक महत्व है। साथ साथ जो विद्यालय है उसमें रटने पर अधिक बल दिया जा रहा है, समझने पर कोई बल नहीं, बस रट्टू तोता बनाया जा रहा है, जिसके कारण बालकों के मानसिक विकास नहीं हो रहा। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने से शिक्षा का प्रसार रुक रहा है, साथ साथ यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार भी रुक रहा है। तो ये तो उन्होंने संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोष पाया। इसका सुधार नीति क्या है? अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। हमने देखा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले उन्होंने 200 को बताया था। 200 को बताने के बाद उसके सुधार हेतु जो नीति अपनाई थी उसकी बात करते हैं। अभी हमने 200 का अध्ययन किया कि संख्यात्मक दोष और गुणात्मक दोष उन्होंने बताया। अब उसके बाद उनकी नीति क्या रही, उसके सुधार हेतु उन्होंने क्या नीति अपनाई उसकी बात करते हैं, क्या नियम बनाए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षा नीति की बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या नीति उन्होंने अपनाई? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, अभी तक जो प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, अतः यह सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास करे। इसलिए कहा कि इसके प्रसार एवं विकास सरकार का मुख्य कर्तव्य है। उनका कहना था अभी तक प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और विकास पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, अतः सरकार का उत्तरदायित्व होगा, सरकार का कर्तव्य होगा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और विकास पर ठोस कदम उठाए। हमने पीछे बात की थी कि स्थानीय निकाय में प्राथमिक शिक्षा कोष की बात हुई थी, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा कोष को केवल, जो प्राथमिक शिक्षा कोष पीछे बात की थी हमारी, तो उसमें कहा है प्राथमिक शिक्षा कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर देखें। अंडर आयोग में बात की थी, केवल किस पर देख रहे? प्राथमिक शिक्षा पर देख रहे। और प्रांतीय सरकारें, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा कोष का जो निर्माण हुआ था निकाय स्तर पर, उसका व्यय सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर किया जाए तथा प्रांतीय सरकारें परीक्षा फल के आधार पर अनुदान न देकर उनको क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुदान दें। प्रांतीय सरकारें परीक्षा फल के आधार पर जो अनुदान देती है, परीक्षा फल के आधार पर अनुदान न देकर उनके क्षेत्रीय आवश्यकता क्या है उस आधार पर अनुदान दे, तथा प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा के कुल व्यय का 1/2 या 50% वहन करें। जो भी प्रांतीय सरकारें हैं वो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का आधा अर्थात 50% स्वयं वहन करें। ठीक। तीसरी
बात उन्होंने कही कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाए। किसके आधार पर? क्षेत्रीय जो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाए और इसमें अंग्रेजी भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा को अधिक महत्व दिया जाए। किसको? अंग्रेजी भाषा को महत्व न दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाए और वहां के क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाए, अंग्रेजी भाषा को उसमें से हटा दिया जाए। और पाठ्यक्रम में शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य करने की बात कही। किसको? शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य करने की बात कही तथा उपयोगी विषयों को भी सम्मिलित करने की बात कही कि पाठ्यक्रम में शारीरिक व्यायाम को अनिवार्य किया जाए तथा उपयोगी विषयों को भी सम्मिलित किया जाए। साथ साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा विधि में सुधार करने की बात कही और किंडरगार्टन प्रणाली अपनाने की बात कही। प्राथमिक शिक्षा में कौन सी प्रणाली? किंडरगार्टन प्रणाली अपनाने की बात कही और उसमें प्राथमिक शिक्षा के शिक्षण विधि में सुधार करने की बात कही। साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक थे या प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे उनको 2 वर्ष के प्रशिक्षण की बात कही कि उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए तथा साथ ही साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए। तो ये तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में अपनी नीति का उन्होंने निर्धारण किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा? माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहा कि जो जितने भी गैर सरकारी सभी माध्यमिक विद्यालय हैं वो सरकार के शिक्षण विभाग से मान्यता लेना उनको आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है जितने भी सेल्फ फाइनेंस या गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं वो सरकार के शिक्षण विभाग से उनको शिक्षण विभाग से मान्यता लेना आवश्यक है। साथ साथ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके मान्यता एवं मानदंड में कठोरता की बात करें। माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनके शिक्षण स्तर को, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कहा कि उनके मान्यता और उनके अनुदान के नियमों का कठोरता से पालन किया जाए या मान्यता अनुदान के जो नियम है उसको कठोर किया जाए। साथ साथ पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषय को स्थान देने और सभी माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षण शिक्षकों की नियुक्ति की बात की। पाठ्यक्रम में कहा गया कि व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाए जिससे जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करके जाए वो जीविकोपार्जन कर सके, जीविकोपार्जन के योग्य बन सके तथा माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण या प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए। साथ साथ कहा कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए आदर्श की भूमिका करें। सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हों वो कि वे गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श की भूमिका अदा कर सके या गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय उनको देखकर अपने आप को परिवर्तित कर सके। ये तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में यही बताया। फिर उच्च शिक्षा के संबंध में जो बातें उन्होंने कही कि उच्च शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन के लिए आवश्यक धनराशि बढ़ाई जाएगी। क्या कहा? उच्च शिक्षा के विस्तार, उसके विकास, उसके उन्नयन के लिए धनराशि बढ़ाई जाएगी। जो धनराशि है वो कम है तथा बाह्य परीक्षाओं को महत्व को इसमें कम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बाह्य परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और साथ साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे उच्च शिक्षा संबंधी वो उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में अपनी संस्कृति ज्यादा अच्छे से वहां पर प्रस्तुत की। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा बात कही है, मेन वहीं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 27 मार्च को उन्होंने 21 मार्च 1904 को प्रकाशित की, उसमें उन्होंने बात कही। तो ये जो था लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संबंध में उन्होंने बात की। तो लॉर्ड कर्जन का शिक्षा में योगदान क्या क्या रहा, जिसके अंतर्गत हमने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 का अध्ययन किया। तो हमने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा में क्या क्या योगदान रहा इसका हमने अध्ययन किया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोठारी कमीशन जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। ये जितना भी पढ़ाया गया है कि आप अपने कॉपी में नोट्स करेंगे, साथ साथ वीडियो को पूरा देखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। नहीं कुछ समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूछेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इसी साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।